हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, यह वीडियो हम पेट के लिए बना रहे हैं और पेट के सिलेबस के में जो रसायन विज्ञान के बारे में दिया गया है, पेट के सिलेबस के सीरियल नंबर 6 में आप देखिए प्रारंभिक रसायन विज्ञान लिखा हुआ है। उसी रसायन विज्ञान से रिलेटेड हम यह वीडियो बना रहे हैं। इसमें आज हम पीएच मान पढ़ेंगे और अम्लीय वर्षा से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो देखिए, पीएच मान या पीएच पैमाना क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ से अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पीएच पैमाना या पीएच मान देख लीजिए। पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है। ये चीज़ नहीं आपसे पूछेगा कि 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है, लेकिन अगर पीएच पैमाना पढ़ना है तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा। पीएच पैमाना या पीएच मान 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है, जो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को इंगित करती है। मतलब हम किसी विलयन की कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, हम पीएच पैमाने के द्वारा हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इंडेक्स बना रहे हैं जो 0 से लेकर 14 तक की संख्या जिस पर लिखी होगी। जैसे इसमें देखिए, हम बीच में 7 लिख दे रहे हैं और 7 के बाद यहाँ पर देखिए 8 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, 11, 12, 13 और 14 हो गया। अब इधर देखिए, इधर हम 0 तक ले जा रहे हैं। तो देखिए 0 तक ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1 और 0। तो देखिए, पीएच पैमाना या पीएच मान क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है, जो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को इंगित करती है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे अगर किसी का पीएच मान को ऐसे पीएच से ही व्यक्त किया जाता है, पीएच से ही डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या इसको आप कह लीजिए पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल आप ऐसे जानिए पीएच, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप से देखिए। तो यहाँ देखिए, अगर किसी का पीएच मान 7 है, अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, वह न्यूट्रलाइज होगा, उदासीन होगा। तो जो शुद्ध जल होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, मतलब वह उदासीन होता है, ना वह अम्लीय होता है और ना वह क्षारीय होता है। अब इसके बाद देखिए, अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम, इधर 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, अम्लीय। और अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, 14 तक है, तो वह क्षारीय होगा। 14 से ज़्यादा किसी का पीएच मान नहीं होता। ध्यान दीजिए, अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह अम्लीय होगा, 7 है तो वह उदासीन होगा। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है, 7 के इधर है, कम है, तो वह अम्लीय होगा। और अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो वह क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, एक विलयन का पीएच मान 5 है, तो यह विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय। तो देखिए, इधर अम्लीय है, 5 इधर आ जा रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब होने पर वह विलयन अम्लीय होगा, यह अम्लीय होगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाए, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो वह क्षारीय हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, जो हमारा ब्लड होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है। जो हमारा रुधिर होता है, रक्त होता है, रक्त को साइंस की भाषा में रुधिर बोलते हैं। जो हमारा ब्लड होता है, मतलब रुधिर होता है, रक्त होता है, जिसको खून कहते हैं, उसका पीएच वह अम्लीय होता है कि क्षारीय। तो हमेशा याद रखिए, जो हमारा ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। और तब क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। तो रक्त का पीएच मान, याद रख लीजिए, रक्त का पीएच मान ये 7.4 होता है। हमेशा याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो पसीना होता है
वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो भैया याद रखिए, वो भी क्षारीय ही होता है। जैसे रक्त की तुलना पसीने से की गई है, कहा जाता है कि ये खून नहीं, ये पसीना है, मतलब खून ही पसीना है। कहा जाता है ये खून नहीं, ये रक्त नहीं, ये पसीना है, ये हमारा खून नहीं, ये पसीना है, मतलब खून ही पसीना है। तो इसका मतलब ठीक है, खून की तुलना पसीने से की जा रही है, तो इसका मतलब पसीना भी क्षारीय होगा और उसका भी पीएच मान यही होगा, क्योंकि पसीने को खून बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, वो सही में ऐसा होता है। तो आप याद रख लीजिए, रक्त का पीएच मान भी 7.4 होता है। अब अपना कॉमन सेंस यूज करके आप बताइए कि आंसू जो होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो इसके बारे में भी बोला जाता है, आंसू को भी खून से, रक्त से ही तुलना किया गया है। ये आंसू नहीं, खून बह रहे हैं, खून बह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि ये हमारे आँख से अश्रु नहीं निकल रहे हैं, ये खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। मतलब आंसू क्या है? एक रक्त है। तो इस हिसाब से ये भी जो है क्षारीय ही होगा। तो हमारा पसीना भी क्षारीय और आंसू भी क्षारीय। ठीक है, तो इसका भी सॉरी, ये देख लीजिए, यहाँ पर इसको हम पसीना लिख दे रहे हैं और यहाँ पर इसको अश्रु लिख रहे हैं। अश्रु माने आंसू। अश्रु का पीएच मान जो हो जाएगा वो भी 7.4 हो जाता है। मतलब रक्त भी हमारा अम्लीय, क्षारीय, पसीना भी क्षारीय और अश्रु भी क्षारीय, और तीनों के पीएच मान 7.4 होते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है, सॉरी एक मिनट, अम्लीय वर्षा जाने से पहले हम लोग इस पर आ जाते हैं। जो हमारा दूध होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय? तो पहली बात तो आपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा होगा कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो जब दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, उसके पीछे ही लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल, तो अम्लीय होगा, वह एसिडिक होगा। अब दूसरा चीज़ पूछा जाता है इसमें कि ये बताइए, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा हो रहा तो जाहिर सी बात है उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो बाबू भैया, अगर किसी का पीएच मान, किसी भी वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम है, 5.6 से कम है, तो वह अम्लीय वर्षा हो जाता है। किसी भी बारिश का पीएच मान अगर 5.6 से कम है, इससे कम है, तो अम्लीय वर्षा हो जाता है। कहीं कहीं पर 5.5 भी लिखा रहता है, तो दशमलव के इधर एक पॉइंट इधर उधर होने से कोई फ़र्क, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए, अगर किसी वर्षा का पीएच मान 5.6 है, उससे कम है, 5.6 से कम, तो अम्लीय वर्षा हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा पढ़ेंगे। अम्लीय पीएच मान आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, इसमें अब कुछ नहीं बचा, कॉम्पिटिटिव के लिए इसमें पीएच मान से इतना ही है। हाँ, इतना याद रख लीजिए कि अगर पीएच का मान जो है 7 से कम है, 7 से कम, मतलब ये जो लगा होता है, ये लेस देन लगा हुआ है, अगर पूंछ इसकी तरफ है तो ये कम माना जाएगा और ये ज़्यादा माना जाएगा। माने पीएच पूंछ इसकी तरफ, जिधर पूंछ होता है वो कम माना जाता है, जिधर मुंह खुला है वो ज़्यादा माना जाता है। तो पीएच का मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, जैसा कि आपने इंडेक्स में देखा, 7 से इधर, 7 से कम वाले इधर आते हैं, वो अम्लीय। और अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा है, माने 7 से ज़्यादा का मतलब इधर पीएच की तरफ ग्रेटर देन लगा है, बड़े का चिन्ह लगा है, तो वह क्षारीय हो जाएगा। आप इंडेक्स में देखे होंगे कि 7 के बाद इधर जो थे 7 से ज़्यादा थे, वो क्षारीय के लिए यूज होते थे। तो यहाँ देखिए क्षारीय हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के इक्वल टू है तो वह न्यूट्रल हो जाएगा, वह उदासीन हो जाएगा। अब हम अम्लीय वर्षा को पढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा देखिए क्या होता है, इसके बारे में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा देखिए क्या होता है, एक ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो, एक ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो, वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। से कम हो वह क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। ये याद रख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। अब दूसरा चीज़, यह अम्लीय वर्षा किस रूप में हो सकता है?
तो अम्लीय वर्षा सीधे सीधे बारिश के रूप में जल की बूंदें बरसने लगती हैं, उसमें भी अम्लीय वर्षा हो सकता है। कुहरा पड़ता है, कुहरे में भी अम्लीय वर्षा होता है। कुहरा पड़ता है, ओला पड़ता है, बर्फ़ गिरते हैं, उसमें भी अम्लीय वर्षा हो सकता है। अगर उसका पीएच मान कहीं 5.6 से आ गया, किसी कुहरे का पीएच मान 5.6 से आ गया, तो कुहरा नहीं, वो एक तरीके से अम्लीय वर्षा में गिना जाएगा। अब देखिए अम्लीय वर्षा से अम्लीय वर्षा के कारक क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अम्लीय वर्षा के कारक क्या होते हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए SO2, इनको याद रख लीजिए, इनको सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, आपके पेट में ही नहीं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको जानना ज़रूरी है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड इसका एक मेन कारण है। बस इसके मुख्यतः दो ही कारण आप याद रखिए, दो ही कारण है मुख्यतः। एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मतलब हो गया जैसे NO2, NO3, NO4, ऐसे O को बढ़ाते जाइए, जैसे O पर 2 है, O पर 3 है, O पर 4 है, ऐसे आप बढ़ाते जाइए। मतलब अगर हम इनको लिख लें ऐसे NOx और x इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाएं x के स्थान पर, तो वो भी हो गया। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो भी अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। अच्छा, दो चीज़ फिर से याद रखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दो एक ऐसे तत्व हैं, दो एक ऐसे यौगिक हैं जो अम्लीय वर्षा के मुख्यतः कारक हैं, सबसे मेन कारक हैं। और यही कम्पिटिटिव एग्जामों में इन्हीं दोनों को पूछा जाता है। आपको याद रखना चाहिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, इनके फार्मूला भी याद हों और इनके नाम भी ऐसे याद हों। अब दूसरा चीज़, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते कहाँ से हैं? तो भैया जी, जो उद्योगों से, कारखानों से धुएं निकलते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से निकलते हैं? तो उद्योगों अथवा कारखानों के, अथवा जो भट्ठियाँ होती हैं, चिमनियाँ होती हैं, उनके धुएं में ये सब पाए जाते हैं, तो वहाँ से होता है। और वो सब क्या होते हैं? बादल में चले जाते हैं। वो सब धुएं, जो धुएं होते हैं ऐसे बादल में चले जाते हैं, बादल में। और यहाँ बादल में क्या होता है? जल होता है। बादल यहाँ ऊपर रहता है, ध्यान दीजिए, ये सब बादल है। और बादल में क्या उपस्थित होता है? जल उपस्थित होता है, H2O। तो ये जो SO2 है और NO2 है, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये जल में, बादल में पहुंच जाते हैं, वहाँ रासायनिक क्रियाएं करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट देख लीजिए, जैसे SO2 क्रिया करेगा, किससे करेगा? जल से, H2O से। तो यहाँ पर H2SO4 बनेगा। H2SO4 आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है जो एक तरीके से तेजाब की तरह काम करता है। ठीक, तेजाब ही है, जो बैटरी में डाला जाता है तेजाब, वही है H2SO4। और दूसरा देखो NO2 है, NO2 क्या करता है? ये भी जल से क्रिया करेगा। SO2 और NO2 उद्योगों के जो धुएं होते हैं वो बादल में पहुंच जाते हैं, और बादल में जल होता है, तो ये दोनों जल से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। तो देखो NO2 और H2O जब क्रिया करेगा तो HNO3 बनेगा। इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ये सब बहुत तेज वाले अम्ल हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन आपको रटना नहीं है। ये रिएक्शन चाहे आए या ना आए, ये रिएक्शन चाहे आपको आए या ना आए, बस इतना आप समझ लीजिए कि अम्लीय वर्षा के मुख्यतः 2 कारक होता है, एक सल्फ़र डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक, ऐसे अलग अलग करते चले जाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और ये उद्योगों से जो धुएं निकलते हैं, उद्योगों से, चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। उद्योग अथवा कारखाने के धुएं से निकलते हैं, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। वो ऊपर बादलों में जाते हैं, और बादल में बादल में H2O जल होता है। आप लोगों को पता है, गैस के रूप में, वाष्प के रूप में जल होता है, और उन्हीं से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो इनको निर्माण करने का तरीका चाहे आपको आए या ना आए, लेकिन इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए अम्लीय वर्षा से होने वाली हानियाँ क्या हैं।
अम्लीय वर्षा से होने वाले नुकसान क्या हैं। तो देखिए बाबू, जब अम्लीय वर्षा होता है, ऊपर से जब जल गिरते हैं तो उन जलों में एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, एक तरीके से कह लीजिए तेजाब पाया जाता है। तो ज़मीन को क्या करता है, बंजर बना देता है, ऊसर बना देता है। मतलब हमारे मिट्टी में ऐसे दोष ले आता है जिससे वो अनुपजाऊ हो जाते हैं, वो उपजाऊ लायक नहीं रह जाते हैं, अनुपजाऊ हो जाते हैं। दूसरा चीज़, जब यही वर्षा फसलों पर पड़ती है तो फसलों को भी जला देती है। जैसे अगर किसी में फल लगा है, फूल लग रहा है, या कोई फसल बहुत बढ़िया से पनप रहा है, अम्लीय वर्षा हो गया तो जल जाते हैं। अक्सर देखिए गांव में क्या होता है, लौकी, कोहड़ा इत्यादि बोए रहते हैं और गर्मी के दिनों में अम्लीय वर्षा हो जाती है। गर्मी के दिनों में अम्लीय वर्षा होती है तो अक्सर ये जो बारिश की पहली वर्षा होती है, ज़्यादातर उसमें अम्लीय वर्षा होती है। और वही अगर अम्लीय वर्षा, उसका अगर किसी वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता तो अम्लीय वर्षा हो जाता है। तो जब गिरते हैं, वो बारिश गिरता है तो बहुत फसलों को नुकसान पहुंचा देता है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर देखिए, जो कॉम्पिटिटिव के भी उसे पूछा जाता है, हालांकि ये भी पूछा जाता है, नदियों में जाता है, पानी की भी अम्लीयता बढ़ जाती है, उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। भाई पानी की मात्रा नदियों में गया, तालाबों में गया, कलेक्ट हुआ, वहाँ एसिड की मात्रा बढ़ गई और पता चला वो जो जीव इसमें जी रहे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए और वो मर जाते हैं। दूसरा चीज़ जो इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा ही वह कारक है जिसके कारण जो ताजमहल की सफ़ेदी थी वो गायब हो गई, उनके दीवारों में दरारें आ गई। अम्लीय वर्षा क्या की, अम्लीय वर्षा के कारण उनकी सफ़ेदी गायब हो गई और दीवारों में दरारें आ गई। या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि ताजमहल की में दरार उत्पन्न हो गया या उसकी चमक गायब हो गई, इसका मुख्यतः कारण क्या है। तो इसका मुख्यतः कारण अम्लीय वर्षा है, उसमें एसिड पाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। इसमें जितने भी अम्लीय वर्षा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है, कभी कभी ताजमहल ना पूछकर आपके घरों के बारे में पूछा जाता है कि घरों की चमक गायब हो जाने का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा होगा। तो देखिए आज के लिए हमारा वीडियो इतना है और बहुत अब अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों, प्रेरित हों और जस्ट हम अगला वीडियो इसका पेट के लिए ही लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।